हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। एनसीईआरटी की जो फिजिक्स बुक है उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको हम सिंपल वे में समझेंगे। क्या बुक में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स रह गई हैं उनको ठीक करेंगे और जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय फर्स्ट, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसके हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास कि यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हमें n दे रखा है कितना, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं। अब ये कितने समय में होते हैं, ये 1 सेकंड में होते हैं, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन। तो हमसे पूछा है कि 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो यहाँ तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है और हमसे पूछा है कि 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि n बराबर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन से कितना आवेश उत्पन्न होगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो हम जानते हैं आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत से Q इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है। तो यहाँ n हमें दे रखा है, E हमें पता है, तो n होता है 10 की पावर 9 और E हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। तो Q हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, Q हमारे पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलाम। तो इतना आवेश क्या आता है, 1 सेकंड में आता है। इतना आवेश 1 सेकंड में आ जाता है। तो हमसे पूछा है कि 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, यानी कि इस आवेश के स्थानांतरण में तो लगता है 1 सेकंड। तो इस टोटल आवेश 1 कूलाम के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, तो हम ज्ञात कर सकते हैं भाई। तो टोटल है 1 कूलाम, है ना, और 1 सेकंड में कितना जाता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलाम। तो यहाँ से 10 की पावर 10 ऊपर चला जाएगा, ऊपर रहेगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करोगे 10/16 तो एक यहाँ से पावर और लोगे तो 100/16 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। तो इतने सेकेंड लगेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा सेकेंड है। देखिए 10 की पावर 9 सेकेंड, 10 की पावर 9 काफ़ी बड़ा ऑर्डर होता है। तो इसको अगर अपन साल में देखना चाहें, ईयर में देखना चाहें, पहले तो इसको अगर घंटों में चेंज करेंगे तो हम किसका भाग देते हैं, 3600 का भाग देते हैं। अब ये हमने किस में चेंज कर लिया, घंटे में चेंज कर लिया। अब अगर आप इसको जो है वो दिनों में चेंज करना चाहते हो तो किसका भाग दोगे, 24 का भाग दोगे, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब घंटे में भी हम देख लिए। अब हम दिनों में देखना चाहते हैं तो हम किसका भाग देंगे, 365 का भाग देंगे। तो 3600 का भाग देंगे तो घंटे में आ जाएगा, फिर 24 से और भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, दिन में आ जाएगा, और अगर 365 का और भाग देंगे तो वर्षों में आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 198 वर्ष। तो लगभग ये कितने हो गए, 200 वर्ष हो गए। तो अगर 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर सकते हो तो आपको 1 कूलाम आवेश लाने के लिए कितने साल का इंतजार करना पड़ेगा, 200 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो देखें कि इस प्रकार जिस पिंड से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड की दर से उत्सर्जन हो रहा है उसे 1 कूलाम आवेश संचित करने में लगभग कितने वर्ष लगेंगे, 200 वर्ष लगेंगे। अतः बहुत से व्यवहारिक कार्यों की दृष्टि से 1 कूलाम आवेश एक अति विशाल मात्रक है। तो 1 कूलाम आवेश बहुत बड़ा मात्रक है। यहाँ से देखिए कितना इस एग्जाम्पल की हमें ब्यूटीफुली समझा दिया कि 1 कूलाम कितना आवेश है। इसलिए जो भी आप क्वेश्चन देखोगे उसमें आप माइक्रो कूलाम देखोगे या पीको कूलाम देखोगे या नैनो कूलाम देखोगे, है ना, इनको छोटा किया जाता है मात्रकों को, है ना, क्योंकि 1 कूलाम आवेश तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इस दर से तो इसको 200 वर्ष लगेंगे एक्यूमुलेट होने में। तो ऐसा संभव नहीं है व्यवहारिक दृष्टि से। तो आगे एक लाइन और लिखी है कि तथापि यह जानना भी अति महत्वपूर्ण है कि किसी पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर टुकड़े में, अगर आप कोई पदार्थ है, चालक पदार्थ है, उसका 1 घन सेंटीमीटर का टुकड़ा लो। घन सेंटीमीटर मतलब ऐसा घन हो जिसकी भुजा जो हो 1 सेंटीमीटर हो। तो ऐसा जब घन बनाओ तो उसमें लगभग कितने, 2.5 इंटू 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि कॉपर के लिए कहा है। तो ये ऑर्डर भी आप याद रख सकते हो कि 2.5 इंटू 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन होते किसमें, 1 घन सेंटीमीटर में।
इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप एक घन मीटर की बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो 1 सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलते हो तो किससे गुणा करते हो, 10⁻² से गुणा मल्टीप्लाई करते हो आप, है ना। तो ये इनका नंबर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है ना। इसको आपको फिर इस संख्या को आपको 10 की पावर इसका क्यूब करें, 10 की पावर माइनस हो जाएगी 6, यानी कि आपको इसको 10 की पावर 6 और जोड़नी पड़ेगी, है ना। क्योंकि भाई 1 सेंटीमीटर में जितना आता है 1 मीटर में तो उससे बहुत ज़्यादा आएंगे ना इलेक्ट्रॉन, बड़ा हो जाता है। एक घन मीटर 1 घन सेंटीमीटर की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। तो आपको 10 की पावर 6 और इसमें जोड़ने पड़ेंगे। अगर घन मीटर में पूछे तो ये हो जाएंगे 10 की पावर 30, ठीक है। तो घन सेंटीमीटर में तो 10 की पावर 24, घन मीटर में होंगे 10 की पावर 30। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हो चुका है, जिसमें हमें क्या करना था, पहले तो हमें 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन से जो प्राप्त आवेश है उसको ज्ञात करना था। अब ये आवेश 1 सेकंड में मिलता है, तो हमें टोटल आवेश लाना है 1 कूलाम। तो क्या करेंगे, 1 कूलाम में ये जितना आवेश आया था उसका भाग दे देंगे, तो समय हमारे पास निकल जाएगा। अब समय जो था वो सेकंड में था, काफ़ी ज़्यादा सेकंड्स थे, तो उसको हमने किस में चेंज कर लिया, वर्षों में चेंज कर लिया। तो कितने आ गए, 198 वर्ष आ गए, लगभग 200 वर्ष आ गए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखें कि 1 कप जल में कितने धन और ऋण आवेश होते हैं। आपको बताना है कि 1 कप आपके पास जल है, ठीक है, जल है, यानी कि अब आपके पास क्या है, H2O है। इसमें आपको बताना है कि कितने धन और ऋण आवेश होते हैं। देखिए कोई भी जो अणु होता है उसमें परमाणु होते हैं, और परमाणुओं में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाते हैं। तो इनमें से आवेश कौन से हैं, प्रोटॉन पे धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। तो हमें टोटल पहले प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है कि 1 कप जल में कितने प्रोटॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर उनको आवेश से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कुल आवेश आ जाएगा। तो अब देखें 1 कप जल का है, इसने मात्रा नहीं दी, तो हम क्या मान लेते हैं, कप कितना होता है, लगभग 250 ग्राम का होता है, पाव भर जल होता है ना। 1 कप में लगभग इतना ही आता है, 250 ग्राम। तो इन्होंने मान लिया कि 1 कप जल का द्रव्यमान कितना है, 250 ग्राम है। अब आप देखें H2O का अणुभार कितना होता है ना। ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गए, 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 ग्राम, ठीक है। अब ये तो कुल द्रव्यमान है, और ये है आपका अणु द्रव्यमान या अणुभार जिसको हम कहते हैं, है ना। अणुभार भी सिंपली हम इसको कहते हैं। तो अणुभार 18 ग्राम है, कुल द्रव्यमान 250 ग्राम है। तो यहाँ से आप जल के मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हो कि 1 कप में जल के मोल कितने होंगे। तो मोल हम कैसे निकालते हैं कि ग्राम में भार अपॉन में अणुभार। तो ग्राम में भार कितना है, 250 ग्राम है टोटल, और अणुभार कितना है, 18 ग्राम। तो इतने हमारे पास क्या निकल गए, मोल निकल गए। अब आपको पता है कि 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.02 × 10 की पावर 23 अणु होती है। तो हमारे पास ये इतने मोल निकले। इनमें अणुओं की संख्या कितनी होगी, इसको आप इस संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यानी कि 250/18 को गुणा कर देंगे 6.02 × 10 की पावर 23 से। तो इतने हमारे पास क्या हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि एक अणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। जितनी संख्या होगी उसको इससे गुणा कर देंगे, तो टोटल हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएंगे, है ना भाई। टोटल अणु इतने हैं, और जितने एक अणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उनकी संख्या को इससे गुणा कर देंगे, तो हमारे पास कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएंगे। फिर हम उसको आवेश, जो कि बेसिक आवेश होता है 1.6 × 10⁻19, उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यह तो है, देखिए कुल अणुओं की संख्या, मैं इसको कैपिटल N लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें जल के प्रत्येक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। अब हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, जितना इसका परमाणु क्रमांक होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। 2 हाइड्रोजन है तो 1 और 1, तो टोटल कितने हो गए, 8, 1, 9, 1, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन यहाँ पे होते हैं। ये हम एक अणु की बात कर रहे हैं। टोटल अणु हमारे पास कितने हैं, N है। तो कुल जो हमारे पास प्रोटॉन हो गए, कुल जो प्रोटॉन्स की संख्या होगी या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है इस N को, है ना, क्योंकि ये कुल अणुओं की संख्या है N, और एक अणु में कितने प्रोटॉन हैं, 10 है।
तो अगर आप जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्रोटोनों की संख्या आ जाएगी, यानी कि 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसको अपन किसे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो ये प्रोटोनों की संख्या आ गई। लेकिन हमें संख्या थोड़ी निकालनी है, हमें तो आवेश निकालना है। अब एक प्रोटोन पे कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो जब आपको इस NP को यानी कि प्रोटोनों की संख्या को इससे गुणा कर देंगे आवेश से, तो आपके पास टोटल धन आवेश आ जाएगा। इसी प्रकार टोटल ऋण आवेश भी क्या होगा, इतना ही होगा। तो इस प्रकार से अगर हम कुल धनावेश निकालना चाहें, Q निकालना चाहें, तो क्या हो जाएगा, आपको ये जो NP है, NP को यानी कि प्रोटोनों की संख्या को आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलाम। तो आपको समझ में आया होगा ये हमने कैसे किया। एक बार हम इसको और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया कि भाई एक प्याले में जो हमारे पास द्रव्यमान होगा स्मॉल m, वो कितना होगा, 250 ग्राम होगा। फिर हमने क्या निकाल लिया, अणुभार हमें पता है, इसको मैं W से लिख देता हूँ, वो कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें भाई जब पता होगा कि आवेश है कितने, प्रोटॉन है कितने, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि आवेश कितना होगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें अणुओं की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकलेगी, वो मोलों की संख्या ज्ञात करके ही हमारे पास निकलेगी। अब हमें पता है मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। मोलों की संख्या होती है ग्राम में भार अपॉन में अणुभार। तो ग्राम में भार 250 अपॉन में 18, तो ये निकल गई हमारे पास मोलों की संख्या। और एक मोल में कितने अणु होते हैं, 1.6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻13 होते हैं। तो अब हमारे पास जो कुल अणु जो निकल जाएंगे n, वो क्या होगा, म्यू को हमें गुणा करना पड़ेगा किससे, Na से। मोलों की संख्या को अवोगाद्रो नंबर से जब गुणा करेंगे तब हमारे पास आ जाएगी कुल अणुओं की संख्या। अब एक अणु में हमारे पास कितने हैं, 10 प्रोटॉन हैं, तो इनमें कितने हो जाएंगे, कुल प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉनों की संख्या को मैं लिख रहा हूँ NP से, तो वो हो जाएगा, इसको आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा n को, यानी कि 10 इंटू म्यू इंटू Na। ये निकल गई प्रोटॉनों की संख्या। अगर आपको आवेश निकालना है तो आप क्या कर दोगे, NP को आप इलेक्ट्रॉनों जो बेसिक आवेश होता है उससे गुणा कर दोगे, तो अपने पास टोटल आवेश निकल जाएगा कितना, 1.34 इंटू 10⁻7 कूलाम। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो दो न्यूमेरिकल हमने अभी तक, दो एग्जाम्पल हमने अभी तक देख लिए हैं। चलते हैं आगे, अगला हम न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। ये हमें बताएगा कि कौन सा बल जो प्रबल होता है। देखें कि दो विद्युत आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल के लिए कूलाम का नियम, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखें कि दो विद्युत आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल के लिए कूलाम का नियम, एक तो कूलाम का नियम है दो आवेशों के लिए, तथा दो स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। बिंदु द्रव्यमानों के बीच क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। न्यूटन का नियम दोनों ही बल आवेशों या द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, फॉर्म सेम ही रहता है। और इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना की जाए। तो देखिए भाई, दो आवेश हैं, आवेशों का द्रव्यमान तो होगा ही, बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। तो वहां द्रव्यमान भी है और आवेश भी है, तो दोनों ही प्रकार के बल लग रहे होंगे। तो आपको ये बताना है कि प्रबलताएं किसकी ज्यादा होगी, है ना। फिर इनकी तुलना कीजिए, किस किस के लिए करनी है, पहले तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए, फिर करनी है दो प्रोटॉनों के लिए, फिर करनी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण के विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरण हमें ज्ञात करने हैं, जबकि इनके बीच की दूरी दी हुई है 1 एंगस्ट्रम यानी कि 10⁻−10 मीटर, और दोनों के हमें द्रव्यमान यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 kg है, यहाँ g लगा लें, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो इस प्रकार ये हमसे प्रश्न पूछे गए हैं 3, तो इनका जवाब हमें देना है। तो पहले हम क्या देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए जो दोनों बलों का मान निकालेंगे हम। देखें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान तो क्या होता है, समान होता है, परंतु इनका द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान देखें ज़्यादा है,
10 की पावर यहाँ -27 ही है, यहाँ 10 की पावर -31 है। माइनस की पावर जितनी ज़्यादा है मतलब उसका द्रव्यमान उतना ही कम है। तो यहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, कितना गुना, 1836 गुना ज़्यादा होता है। तो लगभग 2000 गुना ज़्यादा है प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो चलिए अब हम देखते हैं इनके बीच बल। तो देखें, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच विद्युत बल, जबकि इनके बीच की दूरी r है, तो इस प्रकार से निकलेगा। देखिए फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। अब यहाँ पे देखें, प्रोटॉन पे आवेश E, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना, -E, तो एक माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा और 1/4πε0 यहाँ हो जाएगा E² अपॉन r²। तो ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह किसको दिखाता है, आकर्षण बल को इंगित करता है, और इसके तदनुरूपी गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, जो सदैव धनात्मक है। देखिए भाई, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव क्या होगा, यहाँ धनात्मक नहीं, सदैव ही क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक मतलब सदैव ही वहां पे क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ आप इस धनात्मक को काट के क्या कर लें, ऋणात्मक कर लें। तो सदैव ही क्या होता है, ऋणात्मक होता है ना। ये तो जो विद्युत बल है वो तो डिपेंड करता है कि दोनों आवेश समान होंगे या अलग अलग होंगे। लेकिन द्रव्यमान तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ जो आकर्षण बल हमेशा लगता है, इसलिए माइनस चिन्ह हमेशा यहाँ पे रहता है। तो यहाँ इस चीज को यहाँ धनात्मक लिखा हुआ था, उसको काट के आप कर लें ऋणात्मक। तो ये फॉर्मूला होता है G - G MP ME अपॉन r²। ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो जहां MP क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ME क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, R क्या है, इनके बीच की दूरी। तो अब अगर हम इनको डिवाइड करें, देखें दोनों को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो देखिए r² इसके भी बट्टा में है, r² इसके भी बट्टा में, तो ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ ऊपर आ रहा है E², यहाँ MP ME आ रहा है, तो E² ऊपर रहेगा, नीचे MP ME रहेगा। ये 4πε0 है, ये भी कहाँ रहेगा, बट्टा में रहेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास आ जाएगा काट पीट के। तो इसमें जब आप सारे के सारे मान रखोगे, कैसे कि E² का मान आप क्या रख दोगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 रखोगे। इसका स्क्वायर करोगे, अपॉन में आप लिखोगे, देखिए 1/4πε0। 1/4πε0 का मान कितना होता है, मैं इस 4πε0 का मान नहीं रख रहा, मैं रख रहा हूँ 1/4πε0 का मान। तो ये कितना होगा अपने पास, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये हम देख चुके हैं पहले ही। तो ये मान आपने रख दिया। फिर G का मान आपको रखना है। G का मान आप पहले पढ़ चुके हैं गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट में। और फिर आपको रखना है MP और ME का मान, जो कि आपने ऊपर देखा हुआ है। तो इन सब जब मानों को रखेंगे तब अपने पास क्या आएगा, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39। ऊपर हमने FE रखा है, नीचे हमने FG रखा है। तो यानी कि ऊपर तो कूलाम बल है, नीचे गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसका मान आ रहा है 10 की पावर 39। तो यानी कि FE जो है वो बड़ा है किससे, FG से, है ना। FE में भाग दे रहे हैं तो इतनी बड़ी संख्या मिल रही है। तो यानी कि जो स्थिर विद्युत बल है वो बहुत ज़्यादा है गुरुत्वाकर्षण बल से। कितना गुना, 10 की पावर 39 गुना ज़्यादा है। तो इतना ये तीव्र है। कौन सा, कूलाम बल, किसकी तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। अब अगर केवल हम क्या देखेंगे, दो प्रोटॉनों के बीच देखेंगे, तो इस बार क्या होगा, दोनों ही प्रोटॉन है तो दोनों के द्रव्यमान भी सेम है और आवेश भी सेम है। तो हमारे पास यहाँ MP आ जाएगा। इस बार MP ही रखना है। तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर 36 में आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, चूंकि द्रव्यमान बढ़ गया तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। इसलिए ये नंबर जो अनुपात है, जो इसकी तीव्रता का अनुपात है, वो क्या हो गया, कम हो गया। इस बार कितना आ गया, 10 की पावर 36 गुना हो गया ज़्यादा। कौन ज़्यादा है, इस बार भी स्थिर विद्युत बल ही ज़्यादा है। किसे, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में स्थिर विद्युत बल ही यहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि तथापि यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर दो बलों के चिन्हों में अंतर है ना।
चिन्हों में यहाँ पे अंतर है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन है, ये गुरुत्वाकर्षण बल तो सदैव माइनस रहेगा, लेकिन स्थिर विद्युत बल है, अब की बार दोनों ही प्लस क्यू आ गए। तो स्थिर विद्युत बल तो कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा ही क्या होगा, आकर्षण बल होगा। तो यहाँ ये बात इसने कही है कि दोनों के चिन्हों में अंतर है। फिर दो प्रोटॉनों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, आकर्षित होता है, और कूलम्ब बल प्रतिकर्षित होता है। अब देखें, नाभिक के भीतर इन बलों के वास्तविक मान, अभी हम नाभिक के भीतर बात कर रहे हैं, नाभिक के भीतर कितनी होती है दूरी, 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो अगर नाभिक के भीतर की बात करें तो ये जो Fe आता है वो 230 न्यूटन आता है, जबकि Fg आता है वो बहुत कम आता है, 1.9 × 10⁻⁻34 में आता है, इतना न्यूटन आता है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल कितना कम है किसकी तुलना में, विद्युत बल की तुलना में। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, इन दोनों बलों का विमाहीन अनुपात यह दर्शाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में विद्युत बल अत्यंत प्रबल होते हैं। हमने ऊपर जो अनुपात निकाला है भाई, दोनों ही F है ना, दोनों ही बल हैं, बलों का अनुपात है, तो ये क्या है, इसकी विमा क्या है, इसकी विमा कुछ भी नहीं है, इसकी विमा 0 है। तो ये विमाहीन राशि है, क्योंकि ऊपर भी बल नीचे भी बल। तो ये जो राशि है ये एक प्रकार से यहाँ प्रबलता दिखा रही है, क्योंकि ये विमाहीन राशि है, ये चेंज नहीं हो सकती है। आप अगर मात्रक भी चेंज कर दोगे तो कोई सी भी पद्धति में आप ले लोगे तो इसका मान क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि यह कैसी राशि है, विमाहीन राशि है। तो ये एक प्रकार से प्रबलता दिखाने के लिए हम काम में लेते हैं इस मत। आगे आपके प्रश्न आएगा कि ये दिखाओगे कि ये विमाहीन राशि है, तो आप बता सकते हो कि ये दो बलों का अनुपात है और बल की विमा क्या होती है, दोनों की सेम ही होती है, तो विमाहीन राशि ये हो जाएगी। नेक्स्ट अगला हमसे त्वरण के बारे में इसने पूछा है कि प्रोटॉन का त्वरण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा। देखें कि एक प्रोटॉन द्वारा एक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित विद्युत बल F परिमाण में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या होते हैं, समान होते हैं। देखें ये न्यूटन का तृतीय नियम है कि क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जितना बल प्रोटॉन पे लगाएगा, प्रोटॉन उतना ही बल किस पे लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा। तथापि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इस प्रकार बल का परिमाण, तो बल का परिमाण तो सेम ही रहेगा भाई, जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे लगाएगा उतना ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा, उसका परिमाण आप ये वैल्यू रख के ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, यहाँ देखें 1/4πε0 की इसने वैल्यू रखी है 9 × 10⁹, लगभग इसको 9 ही मान सकते हैं, तो आप 9 ही लिखें, ठीक है। गुणा में E² कर दिया इसने, बट्टा में R² करना है। अभी 4πε0 तो आ गया ना इसके के मान में, अब R करना है में 10⁻−10, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो अब फाइनली हमारे पास आंसर आएगा इतना। अब देखिए ये तो परिमाण है, न्यूटन के नियम से F = क्या होता है, ma होता है। अब यहाँ पे देखिए m दोनों का अलग अलग है, प्रोटॉन के लिए अलग है और किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए m अलग है। तो m अलग है तो a भी क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि बल तो क्या है, सेम है। देखिए बल क्या रहना है, सेम रहता है, और अगर m कम है तो a को क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा, और अगर m ज़्यादा है तो a को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। यानी कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका त्वरण कम होगा, जिसका द्रव्यमान कम है उसका त्वरण ज़्यादा होगा। तो F = ma। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए अगर अपन त्वरण की बात करेंगे तो कितना आएगा, हम इलेक्ट्रॉन देखें F का मान ये रहा और ये ma के इक्वल होता है, F = ma। तो यहाँ से हमें a निकालना है तो हमें लिखना पड़ेगा F/m। यहाँ m किसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये जो त्वरण होगा इसको मैं लिख देता हूँ AE, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा F/me। F का मान ये रहा, me का मान हम ये लिख देंगे, तो हमारे पास आएगा 2.5 × 10⁻22। अब इसकी गुरुत्वीय त्वरण से तुलना करने पर, अभी आप गुरुत्वीय त्वरण देखो, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8, या जिसको हम बोल सकते हैं 10। एक तो त्वरण देखे 10 है, एक 10⁻22 है, तो कौन सा ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये 10⁻22 ज़्यादा है। तो यहाँ से भी आप एक तुलना के रूप में आप निकाल सकते हो, अनुमान आप लगा सकते हो कि देख सकते हो कि कितना ज़्यादा त्वरण है विद्युत क्षेत्र के कारण। तो यही ये बात कह रही है कि इसकी गुरुत्वीय त्वरण से तुलना करने पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति पर गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होता है, नगण्य होता है।
है ना। अगर आपने उसको विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रभाव बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण तो 10 है, जबकि विद्युत क्षेत्र के कारण त्वरण जो आ रहा है वो 10 की पावर 22 आ रहा है। अब 10 की पावर 22 के सामने इसकी क्या औकात। तथा किसी प्रोटॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आरोपित कूलाम बल की क्रिया के अधीन इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन का क्योंकि द्रव्यमान कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण जो है वो प्रोटॉन की तुलना में अधिक है। यही बात ये कहना चाह रहा है कि चूंकि ME जो है वो कम है किससे, MP से, इसलिए जो त्वरण होगा इलेक्ट्रॉन का वो ज़्यादा होगा प्रोटॉन के त्वरण से। यही बात ये कह रहा है, क्योंकि F तो सेम है तो M ज़्यादा है तो A को कम होना पड़ेगा। और प्रोटॉन के लिए त्वरण भी हम निकाल सकते हैं, तो इस बार F में हमें MP का भाग देना पड़ेगा जो कि 10 की पावर -27 होता है। तो यहाँ त्वरण आएगा 1.4 × 10 की पावर 19। इलेक्ट्रॉन के लिए आ रहा था 10 की पावर 22, प्रोटॉन के लिए आ रहा है 10 की पावर 19। ये हमने देख लिया, क्योंकि दोनों के क्या हैं, द्रव्यमान अलग अलग है, इसलिए त्वरण भी क्या होंगे, अलग अलग यहाँ पे होंगे। तो ये हमने क्या देख लिया, 3 न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं। इस वाले न्यूमेरिकल ये काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल था। इसमें हमें 2 कंसेप्ट समझ में आए कि एक तो कि गुरुत्वीय बल जो होता है उसकी तीव्रता जो है विद्युत बल की तुलना में बहुत ही कम होती है। 10 की पावर ये 34 के क्रम में होता है, इतना ज़्यादा प्रबल होता है, इतना गुना ज़्यादा प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण बल होता है गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण बल की तुलना में। दूसरा हमने देखा कि चूंकि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है उनके आपस में लगने वाले बलों का परिमाण तो सेम है, परंतु त्वरण इनका अलग अलग होगा, क्योंकि द्रव्यमान इनका क्या है, अलग है। तो ये 2 प्रश्न हमने देखे कि इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण होगा वो ज़्यादा होगा किससे, प्रोटॉन के त्वरण से। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं अगला प्रश्न। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। प्रश्न बड़ा है लेकिन उत्तर इसका छोटा ही होगा, समझने की ज़रूरत है। कि देखें कि धातु का आवेशित गोला A नायलॉन के धागे से निलंबित है। एक धातु का एक आवेशित गोला है हमारे पास, देखें ये रहा धातु का आवेशित गोला है, नायलॉन के धागे से निलंबित इसको किया गया है ताकि आवेश क्या हो, इससे बाहर ना निकले, ठीक है, इसलिए धागे से इसको बांधा हुआ है ताकि यहाँ आवेश ना पहुँच जाए, आवेश जिस पे जितना है उतना सुरक्षित रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा गोला लेके आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या मान लो कि ये जो है वो 4Q मान लो, इसको 4E आवेश है, 4 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश दिया हुआ है। दूसरा गोला है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश दिया हुआ है। इसके बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये हमने चित्र से देख लिया। अब यहाँ पढ़ लेते हैं कि विद्युत रोधी हत्थे द्वारा, एक हत्था लेना है विद्युत रोधी, उसके द्वारा एक अन्य धातु के गोले को जिसका नाम है B, उसको A के इतना निकट लाया जाता है कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी रहे, 10 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, गोले A के परिणामी प्रतिकर्षण को नोट किया जाता है। तो क्या होगा भाई, दोनों पे प्लस आवेश है तो दोनों पे क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। दूरी हमें दी हुई है, आवेश हमें दिया हुआ है, तो इसको कैसे मापेंगे ये भी बताया हुआ। देखिए कि परिणामी प्रतिकर्षण कैसे नोट करेंगे कि गोले पर चमकीला प्रकाश पुंज डालकर असंकित पर्दे पर बनी इसकी छाया का विक्षेपण मापकर। तो एक तो पहले गोला रखा हुआ है सीधा, उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे तो उसकी छाया बनेगी कहीं। अब आप जैसे ही क्या करोगे, दूसरे गोले को 10 सेंटीमीटर पर रखोगे, उसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा और वो विक्षेपित होगा। तो विक्षेपित होगा तो उसकी छाया भी क्या होगी, विक्षेपित होगी। तो वहां पे स्केल लगा हुआ होगा उस पर्दे पर, तो वहां से आप माप सकते हो विक्षेप। A व B गोलों को चित्र के अनुसार क्रमशः अनावेशित गोलों C और D से स्पर्श कराया जाता है। अब क्या कर दिया कि देखिए A को तो स्पर्श कराया C से और B को स्पर्श कराया D से। तो जब ये अनावेशित था पहले C, है ना, दोनों ही चालक थे, पर C क्या था, अनावेशित था पहले और D भी अनावेशित था। अब इस पे पहले 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश था। अब जब स्पर्श करा दिया इसको तो इस पे भी कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर रह गया, 2E रह गया, इस पे भी 2E रह गया। इसी प्रकार यहाँ देखें, इसके पास 2E चार्ज था, जब स्पर्श कराया तो इस पे भी E रह गया, इस पे भी E रह गया। यानी कि आवेश अब क्या हो गया, आधा हो गया। आवेश क्या हो गया, दोनों ही केस में क्या हो गया, आधा आधा हो गया। मान लो पहले आवेश को हम मान लेते हैं कैपिटल Q1 और यहाँ इसके आवेश को मान लेते हैं कैपिटल Q2। तो अब नई स्थिति में आवेश हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पे आवेश हो जाएगा Q1/2 और इस पे आवेश हो जाएगा Q2/2। अब R इन्होंने कहा है कि दोनों के बीच में अभी तक हमने सेम ही रखी है। तो क्या कहना चाह रहा है ये, अच्छा
बीच की दूरी भी ये चेंज करेगा। देखिए दर्शाए अनुसार सी और डी को हटाकर, अब हटा लिया, अब इस आधा हो गया, बी को ए के इतना निकट लाया जाता है कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाए। पहले 10 सेंटीमीटर थी, अब दूरी भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, यानी कि आर डैश जो है वो हो गया r/2। तो कूलाम नियम के अनुसार ए का कितना अपेक्षित प्रतिकर्षण है? गोले ए तथा सी और गोले बी तथा डी के साइज सर्वसम है। ए और बी के केंद्रों के प्रकृतन की तुलना में इसके साइजों की उपेक्षा कीजिए। इस लाइन का क्या मतलब है कि जितना दूरी है इन दोनों के बीच में उसकी तुलना में इनका साइज बहुत ही कम है। ठीक है, तो आप इनको बिंदु आवेश मान सकते हो। कहने का मतलब यही है कि जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है इनके साइज की तुलना में। तो अब आप देखें, तो यहां पे अब आप देखें पहले क्या था बल, पहले बल का फॉर्मूला था F = K Q1 Q2 अपॉन में r²। अब नए F डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, F डैश क्या हो जाएगा, K तो सेम ही रहेगा भाई, यहाँ आ जाएगा Q1 डैश, यहाँ आ जाएगा Q2 डैश और अपॉन में आ जाएगा r डैश का स्क्वायर। अब देखिए Q1 डैश कितना, Q1/2, Q2 डैश कितना, Q2/2, Q2/2 और अपॉन में r डैश भी कितना, r/2 का स्क्वायर। तो यहां आप इसको जब हम नेक्स्ट आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें F डैश इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में r² और यहाँ पे क्या बच रहा था 1/2 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर बच रहा था। ठीक है भाई, तो अब इसको देखें 1/2 का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि F डैश किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इस F के इक्वल ही क्या हो रहा है, आ रहा है। तो यहाँ भी देख ले, यही बात यहाँ पे लिखी है कि बल जो है वो अब क्या रहेगा, B के कारण A पर स्थिर विद्युत बल क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ये हमने सिंपल, बड़े से क्वेश्चन बड़ा है लेकिन देखें आंसर बिल्कुल भी छोटा है, लेकिन ये समझाने के लिए इन्होंने क्या किया है, इस प्रकार से इसको बड़ा बनाया हुआ है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में हम इतने ही देखेंगे, 4 उदाहरण हमने देख लिए हैं, काफी अच्छे उदाहरण हैं। अगले वीडियो में हम अगले उदाहरण को देखेंगे, इसमें काफी ज्यादा 10-12 उदाहरण हैं, तो थोड़ा सा समय हमें लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। थैंक यू।